हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड पीजीटी कॉमर्स या सीनियर ऑडिटर के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। उस सीरीज में है आज ये छठवां वीडियो। हर वीडियो में हम 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उनके स्टेप्स को रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप झारखंड पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है वीडियो के, और वहां से आप कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो क्लासेस, प्रिंटेबल नोट्स, मॉक टेस्ट, क्विज, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। सिलेबस कंप्लीशन का टारगेट 31 अक्टूबर से 15 नवंबर में रहेगा। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ रूपी अर्न टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन अर्निंग द सेम रूपी टुमारो। Which of the following term in the language of financial management explain? फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हम सबसे बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं जो कि है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो क्या कहता है कि आज का 1 रुपए कल के 1 रुपए से ज्यादा वैल्यूएबल है। मतलब आज आपके पास 100 रुपए हैं और कोई आपको 5 साल बाद 100 रुपए दे, तो वैल्यू किसकी ज्यादा है? आज के 100 ज्यादा। बोलेंगे टाइम वैल्यू ऑफ उनका समय। अगला, describes the relationship between the required rate of return or cost of equity capital and the non-diversifiable risk of the firm measured by beta coefficient। तो हिंदी में है इक्विटी पूंजी की आवश्यक वापसी या लागत और बीटा गुणांक द्वारा मापी गई फर्म के गैर विविधीकृत जोखिमों के बीच का संबंध कौन करता है? देखिए, आपने एक मॉडल पढ़ा होगा। क्या मॉडल पढ़ा होगा? CAPM मॉडल। ये पीएम क्या है? कैपिटल प्राइसिंग। ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पढ़ा होगा। उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला होता है RF यानी रिस्क फ्री रेट प्लस RM माइनस RF यानी मार्केट रेट, एंड उसमें हम रिस्क फ्री रेट को माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं उसे क्या से। ठीक है, अब ये जो है ये दोनों का RM माइनस RF ये क्या है? आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम। ये क्या है? आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम। भाई देखो, अगर आप बैंक में पैसा जमा करेंगे, ठीक है, या रिस्क फ्री बॉन्ड में सरकार के पास पैसा जमा करेंगे तो आपको रिस्क फ्री रिटर्न तो मिल जाएगा। ठीक है, अब मार्केट में लगाएंगे तो आपको 10% मिल रहा है और रिस्क फ्री रेट है 6%, तो आपको मार्केट में लगाने की वजह से प्रीमियम कितना मिल रहा है? 4%। ठीक है, और बीटा क्या है? बीटा आपका बताता है मेजर ऑफ, इज मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ, यानी कंपनी का स्टॉक कितना सेंसिटिव है उसको कौन बताता है? आपका बी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर रिस्क फ्री रेट है, मान लो यहाँ पर ही 6%, ठीक है, प्लस RM मार्केट रेट रिटर्न कितना है? 10%, और RF कितना है? 6%, और मान लो बीटा है 12%। एक्सपेक्टेड रेट 2 है, मान लो 2 है बीटा। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना कंपनी एक्सपेक्ट करेगी? तो कंपनी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेंगे ये कितना है भाई? 4, 8 से 14%। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर होल्डर सोचेंगे कि भैया रिस्क फ्री रेट तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ मार्केट रिस्क प्रीमियम चाहिए, और उस पे बीटा यानी कंपनी का स्टॉक कितना सेंसिटिव है। अब आप समझेंगे जरा, जो रिस्क होता है, अगर मैं यहाँ यानी जोखिम, ठीक है, ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका नॉन डाइवर्सिफाइबल और दूसरा होता है डाइवर्सिफाइबल। ठीक है, डाइवर्सिफाइबल को हम कहते हैं कि ये जो रिस्क है ये रिस्क है अनसिस्टम।
अनसिस्टमैटिक रिस्क है, मतलब इससे इस रिस्क को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, कम कर, ठीक है। और नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क को हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। इसको हम कम नहीं कर सकते। जैसे कोविड आया, ठीक है, और कोविड आने की वजह से लॉकडाउन आया, और लॉकडाउन होने की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज अफेक्टेड हुई, तो हम क्या बोलेंगे, वो नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है, हम कंट्रोल नहीं कर। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मतलब ये सारी इकोनॉमी के लिए होगा। और डाइवर्सिफाइबल रिस्क जो है ना, ये आपका होगा इसकी वजह से, आपकी कंपनी स्पेसिफिक होगा जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंपनी स्पेसिफिक क्या है भाई, कि आपका जो है कंपनी का परफॉर्मेंस जो है, सेल वो कम हो रहा है, तो उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉन डाइवर्सिफाइबल में और देखिए, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेट्रोल वगैरह के दाम बढ़ रहे हैं, शेयर मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या, ये जियो पॉलिटिकल फैक्टर है, जियो पॉलिटिकल फैक्टर, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिटर्न, relationship between cost of equity capital and non-diversifiable risk of the firm measured by beta coefficient। तो किसमें बोलेंगे, तो बोलेंगे आपका total asset price, which of the following methods takes into consideration the time value of, इस पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसिडरेशन लिया, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, पे बैक पीरियड मेथड, इंटरनल कैश फ्लो, कैश फ्लो को, which of the following is not primarily which of the following is primarily not responsible for change in working capital, वर्किंग कैपिटल में चेंज के लिए कौन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, चेंज इन लेवल ऑफ सेल्स, लेवल ऑफ सेल्स चेंज होगा तो वर्किंग कैपिटल में चेंज आ जाएगा, ठीक है। चेंज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, खर्चे चेंज होंगे तो वर्किंग कैपिटल में चेंज, चेंज इन टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी वजह से आपको रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ेगा, आपको अलग से स्टॉक रखना पड़ सकता है, ठीक है, अलग से टूल्स रखने पड़ सकते हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स के चेंज होने की वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल पर फर्क नहीं। नंबर, द एबिलिटी ऑफ फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस टू मैग्निफाई द इफेक्ट्स of changes in EBIT on earning per share or otherwise termed as। तीन तरह के लीवरेज होते हैं, एक होता है शेयर, दूसरा होता है ऑपरेट, और इन दोनों को ही मिला दिया जाए तो फिर, जैसे अगर आपको मैं याद दिलाऊं जो हमने पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो आप क्या कर आता है, में आप माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, पीआईटी, पीआईटी में आप माइनस क्या आता है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, एबिलिटी ऑफ फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, तो जब फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस को यूज करने की बात कर रहा है, इसका मतलब वो बात कर रहा है फाइनेंशियली, बात कर रहा है फाइनेंशियली। मैग्निफाई द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी ऑन द अर्निंग पर शेयर, यानी कि चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाई
चेंज इन ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑफिशियल। The choice of investment proposals under financial constraint in terms of a given size of capital expenditures budget is known. The choice of investment under financial constraint, आपके पास बजट कम है, पैसा कम है, और आपके पास चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स दिया हुआ है, ठीक है। से उसमें देखिए, आपके पास मान लीजिए कई सारे पॉजिटिव एनपीवी वाले हैं, ठीक है, ए, बी और सी। इसमें मान लीजिए लगेगा 100 करोड़, पे आपको लगना है मान लीजिए 10 करोड़, और इस पे आपको लग, ठीक है। तो टोटल आपको कितने की रिक्वायरमेंट है, 300 करोड़। लेकिन आपके पास है कितने, आपके पास है लेट सपोज कि 200 करोड़, 200 करोड़, ठीक है। तो आप इसमें सारे प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं कर सकते। आप कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, ये आपका बताएगा कैपिटल रैशनिंग से पता चलेगा। कैपिटल रैशनिंग करेंगे हम देखेंगे कि 1 रुपए लगा करके हमें रिटर्न ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम उसके बेसिस पर इन्वेस्ट करेंगे, तो इसको बोलते हैं कैपिटल रैशनिंग। ऐसा नहीं करेंगे कि सीधे ये सी ले लो और बी ले लो, हो सकता है कि इनमें पॉजिटिव एनपीवी हो लेकिन रिटर्न हमारा कम हो, ठीक है, उसके हिसाब से। अगला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ड्यू टू, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्यों है भाई, देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, दो चीजों से मिलके, एक प्राइस वेरिएंस और वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, ये होता है। अब फिर ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस के आगे भी दो वेरिएंस होते हैं, एक होता है आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है आपका, मटेरियल सॉरी मटेरियल यील्ड। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है ना, मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूसेज को टोटल करके, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ड्यू टू, क्या कारण है, प्राइस में चेंज, क्वांटिटी में चेंज और मटेरियल मिक्स में भी, ऑल ऑफ द ऑप्शन नंबर। स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू, स्पैन ऑफ कंट्रोल ये ऑर्गेनाइजेशन है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक मैनेजर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर, हम प्रबंधक के अधीन अधीन। अगला, जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड इन, जॉब कॉस्टिंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, देखो जॉब, जॉब कॉस्टिंग और आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, देखो जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दोनों ही कस्टमर के हिसाब से किए जाते हैं, मतलब एज पर नीड ऑफ कस्टमर, ये भी। जॉब कॉस्टिंग जो होता है, मतलब एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज
बिग जॉब एंड जॉब इज अ स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर कोई बड़ा जॉब है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जनरली टाइम पीरियड ज्यादा होता है, और जॉब इज स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट यानी जहां पर कम टाइम पीरियड। जैसे आपने घर में आपको रेनोवेशन कराना था, तो रेनोवेशन कराने के लिए आपने या इंटीरियर डेकोरेशन कराना था, तो आपने उसको किसी बंदे को, इंटीरियर डेकोरेटर को काम दे दिया, तो वो जॉब कॉस्टिंग है, 1 महीने में 15 दिन में हो जाएगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक बड़ी बिल्डिंग बनानी थी, उसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, 6 महीने लग रहे हैं, ठीक है, 4 महीने लग रहे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जनरली देखो, जॉब जो है ना, वो आपकी फैक्ट्री पर भी हो सकती है। जैसे आप अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए जाते होंगे या कार की सर्विसिंग कराने के लिए जाते हैं, तो आप कहाँ चले जाते हैं? मतलब वर्क, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वर्कशॉप पे चले जाते हैं आप, ठीक है। और इंटीरियर डेकोरेशन करना है तो वो आपके घर पे आके करेगा, ठीक है। तो जॉब कॉस्टिंग के केस में आपकी साइट पे भी हो सकता है और आपका फैक्ट्री पे भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है ना, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का काम होगा, वो कहाँ पर होगा? हमेशा एट साइट पर होगा, फैक्ट्री पर नहीं होगा। बिल्डिंग बनानी है, सड़क बनानी है, हॉस्पिटल बनाने हैं, ये काम कहाँ पर होगा? साइट पर। ठीक बात है। तो ये चीज़ हो गई। तो जॉब कॉस्टिंग कहाँ इस्तेमाल होगा भाई? देखो, जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो काम किए जाते हैं वो हर बार अलग-अलग होते हैं। कस्टमर की नीड अलग होगी तो काम भी अलग होगा। तो सीमेंट प्रोडक्शन भाई, इसमें तो यूनिट कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल करेंगे। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कॉस्टिंग। शिप बिल्डिंग में आप जो ब्रिक मेकिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? याद होना चाहिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने दिया था साइंटिफिक मैनेजमेंट। और उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में चिल्ला चिल्ला के कहा था कि वर्कर की इफिशियंसी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, वर्कर की इफिशियंसी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो उसका क्या ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक यानी क्या नुकसान? स्ट्रेंथनिंग द ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस को मजबूत करना। इंक्रीज द इंडिविजुअल वर्कर इनिशिएटिव, वर्कर के इनिशिएटिव को बढ़ाना। फ्लोवरिंग अप वर्कर्स, वर्कर्स को धीमा करना, ये तो नहीं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्क, नंबर डी। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्कर को मशीन समझ लिया जाता है, वर्कर को बोला जाता है इफिशिएंट, नॉन इफिशिएंट। वर्कर ने इतना नहीं बनाया, इतना बनाया, उसका पैसा काट लो। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम की बात करते हैं, तो वर्कर को मशीन बना। ठीक है। ये क्वेश्चंस थे जिसे हम, अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां आप स्टोर पे जाके कोर्स को परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में